सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का इस राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं आपका फाउंडेशन बायोलॉजी, है ना। और ये जो साइंस का बायोलॉजी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो तीनों लेक्चर देख चुका होगा, जहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे ही जो पूरी बायोलॉजी है उसका सबसे बेसिक जो इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो सेल कहलाता है ना। उसी सेल सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का रिवीजन करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि 1665 वो टाइम था जब आपके डेड सेल को खोजा गया था। क्या टाइम था? 1665 का, ठीक है, 1665 का। उसके बाद खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। क्या खोजा था इन्होंने? डेड सेल की खोज करी थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1674 का टाइम आएगा, 1674 ईस्वी। तो इसमें क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लिविंग सेल की खोज करी थी, ठीक है। उसमें उन्होंने देखा था कि बैक्टीरिया जो कि एक लिविंग सेल था, है ना। उसके बाद उन्होंने स्पर्म की भी खोज स्पर्म को भी देखा था, जहां से उनको जो लिविंग सेल है पता चला कि जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी कि उन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। तो उन्हें फादर ऑफ लिविंग सेल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके संबंध में हमने कुछ सेल थ्योरी पढ़ी थी। ये जो सेल थ्योरीज थी आपकी, रिवीजन जल्दी करना पड़ेगा, है ना। जो सेल थ्योरी थी आपकी, वो स्लीडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था, है ना। और बताया गया था कि हर एक कोशिका जो है अपनी पहली वाली कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ अपडेशन किया गया था। अपडेशन किया गया था किन के द्वारा? अपडेशन किया गया था आपके जो आपके रोडोल्फ विर्चो थे उनके द्वारा, है ना। फिर हमने ये जाना कि सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, उसको हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बाहरी लेयर आती है। बाहरी लेयर यानी आउटर जो लेयर होती है उसकी बात करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर प्लांट सेल है ना, पादप कोशिका है, तो आपको यहाँ पर 2 लेयर देखने की मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट वाली को आप नाम देंगे क्या? सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। और अंदर वाले को आप नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो ये जो बाहर वाला भाग है सेल वॉल, केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, मैं कवर करवा चुका था। इसके बाद आप देखेंगे अगर कोई सेल है तो सेल के अंदर आपको एक लिक्विड पाया जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है और इसी लिक्विड के अंदर सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। इस लिक्विड को हमने कुछ नाम दिया था, ठीक है। लिक्विड को क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। जिसमें अगर आपका ये लिक्विड केंद्रक या फिर न्यूक्लियस के केवल बाहर वाला है तो उसको हमने साइटोप्लाज्म या फिर जीवद्रव्य कहा था। और अंदर वाला है, केंद्रक के न्यूक्लियस के अंदर वाला है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य नाम दिया था। और दोनों के मिश्रित रूप को ही, दोनों को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म यानी कि आपका जीव द्रव्य बना था, ठीक है। किसने देखा था भैया जीव द्रव्य के बारे में? जेई पुरकिंजे नाम था उनका, मैं बता चुका था पहला। चलिए, इसके बाद अब हम कवर कर रहे थे कि कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपको पढ़ा दिए थे। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना, यानी कि कोशिकीय अंग हैं, इसके बारे में हमने कल कुछ स्टडी करी थी और मैंने बताया था कि पूरे सेल ऑर्गेनल्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अभी हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? सबसे पहला था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जो तीसरा पढ़ा था वो आपने पढ़ा था गोल्गी बॉडी। और फोर्थ नंबर पे आपके आया था क्या? फोर्थ नंबर पे था लाइसोसोम। इनके बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम कल कवर कर चुके हैं। सबसे पहले था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा था, ऊर्जा बना रहा था एटीपी यानी कि अमीनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ये भी मैं बता चुका हूँ। चलिए, अब आप ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बारे में जानते हैं। कल हमने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका या सेल को एक कंकालीय संरचना यानी कि स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ताकि जो सेल या कोशिका है वो ना ही ज़्यादा पिचके और ना ही ज़्यादा फूले और उसके अंदर संतुलन बना रहे चीज़ों का, ठीक है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद
इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था कि एक था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों था? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स उपस्थित थे, और स्मूथ क्यों था? क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं थे। ठीक है, ये जो राइबोसोम है इसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि ये राइबोसोम क्या था। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, केवल बताया था बोल के, वो आपके कल कवर नहीं हुआ है। आज हम उसको कवर करवाएंगे कि राइबोसोम जो है 70S और 80S टाइप का होता है, आज कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका गोल्गी बॉडी आता है। गोल्गी बॉडी को हमने मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनल्स कहा था, यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर था जो सारी चीज़ों की पैकेजिंग करके उनको ट्रांसफ़र कर रहा था कि ताकि जो सेल के या फिर कोशिका के सारे ऑर्गेनल्स हैं उनको सही से एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका था लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या था? आप देखोगे कोई भी सेल जब डैमेज हो जाता है, कल मैं बता चुका हूँ, तो सेल की साफ सफाई या फिर अपने आप में सेल को ख़त्म करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था? इसी लाइसोसोम के द्वारा किया जा रहा था, है ना। ये जो लाइसोसोम है, ठीक है, इस लाइसोसोम को हमने आत्मघाती थैली भी कहा था। ठीक है, चलिए, ये था भैया हमारा पुराना रिवीजन। आज हम सेल के कुछ आगे के ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपका राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद है आपका तारक का या फिर सेंट्रोसोम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका रिक्तिका या फिर वैक्यूल्स, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका लवक या फिर प्लास्टिड। तो ये जो आपकी ये जो आपके चार ऑर्गेनल्स हैं, इनको हम आज बहुत अच्छे से और बहुत डीप में कवर करेंगे, जिससे आपके सेल ऑर्गेनल्स या फिर सेल से रिलेटेड अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आपको पता चलेगा कि आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जो आपका राइबोसोम है उसके बारे में। तो ये राइबोसोम होता क्या है? जैसे कि मैंने कल आपको कवर करवाया था कि अगर आपका कोई सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक भाग होगा आपका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदब्बीय जालिका बोलते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बीय जालिका है, इसको हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें से एक था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ क्यों था? इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाले स्ट्रक्चर में राइबोसोम के छोटे छोटे कण या फिर पार्टिकल चिपके हुए थे। ठीक है, उसी के कारण ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला भाग है वो रफ था। ठीक है, तो इसी राइबोसोम जो कि चिपके हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब हम उसकी ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कनेक्ट हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं भैया? इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके पीछे का रीज़न है। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो हम कहेंगे किसको? वो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। और इंजन ऑफ द सेल हम राइबोसोम को कहेंगे, है ना। क्यों कहेंगे थोड़ी देर में जानोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो आपका राइबोसोम होता है देखने में कुछ ऐसा दिखता है सेल के अंदर, और ये एक झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद ये जो राइबोसोम है आप देखेंगे इसकी खोज किसने करी थी? तो भैया इसकी खोज करी थी एक क्लाडे नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? क्लाडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी, और नाम जो है वो पैलेडे ने रखा था। ठीक है, किसने? पैलेडे ने नाम रखा था। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये दो चीजें आपको नाम ध्यान रखने हैं, है ना। चलिए, अब आप देखेंगे कि ये जो आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ना, इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर में देखिए जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है वो
होता है और इसी आरएनए से निर्मित सबसे छोटा कोशिकांग होता है आपका कौन सा, राइबोसोम। आरएनए से निर्मित सबसे छोटा कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल होता है। अच्छा, ये आरएनए से बना होता है। अब ये आरएनए क्या है, तो जब हम आपका न्यूक्लियस या फिर केंद्रक पढ़ेंगे उसके बाद हम अंदर ही स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, जो कि आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो जब हम इन दोनों को सेपरेटली जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि आरएनए असल में क्या होता है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर डीएनए है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है और उसी की जगह अगर कोई आरएनए है, अच्छा ये डीएनए में ऐसे बीच के पॉइंट्स जुड़े होते हैं, ठीक है, उसी जगह अगर आपका कोई आरएनए है, ठीक है, तो आरएनए में सिंगल स्ट्रक्चर होता है और उसमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, डीएनए और आरएनए हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आरएनए है यही आरएनए इसमें होता है, राइबोसोम में होता है, और आरएनए से निर्मित सबसे छोटा कोशिकांग होता है आपका कौन सा, यही राइबोसोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद देखो, इसे हम कोशिका का इंजन कहते हैं, ऊपर मैं बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये भैया प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब ये जो आपका प्रोटीन है, ये जो आपका प्रोटीन है, ये मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो आपका राइबोसोम है एट द एंड क्या करेगा, प्रोटीन के थ्रू कोशिका को एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा, है ना। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं, या फिर इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये राइबोसोम जो है, इस राइबोसोम के बारे में कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि आरबीसी जो होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये राइबोसोम जो है इस आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है ना। उसके बाद आरबीसी को छोड़कर जितनी भी जीवित कोशिका या फिर लिविंग सेल होती है ना, जितनी भी लिविंग सेल होती है आरबीसी को छोड़कर, वो सब, उन सब में आपका राइबोसोम होगा एंड ये आरएनए की बनी होगी, ठीक है। क्योंकि भैया राइबोसोम आपका है ही किससे बना है, आरएनए से बना है। समझ में आया? चलिए, ये था आपका राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में थोड़ा और कुछ बातें जानते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है आपका 80S राइबोसोम। अब ये 70S और 80S राइबोसोम क्या होता है, टेक्निकल टर्म नहीं जानेंगे ज़्यादा, आपको केवल याद रखना है चीज़ों को, तो उसके लिए एक वो बताता हूँ। ये जो 70S राइबोसोम होता है ये साइज में छोटा होता है। क्या होता है? साइज में छोटा होता है, ठीक, साइज में छोटा होता है। और ये जो 80S राइबोसोम है ना, 80S टाइप का राइबोसोम है, ये साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब देखो, ये जो 70S और 80S राइबोसोम है ये क्यों दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसके पीछे का रीजन है। दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, एक है क्या, यूकैरियोटिक कोशिका या फिर यूकैरियोटिक सेल, और एक है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये है क्या, इनका जो डिफरेंस है वो मैं एंड में कवर करवा दूंगा। अभी आपको केवल बेसिक्स क्लियर रखने हैं, तो कुछ बता देता हूँ। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में चीज़ें पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती हैं, है ना। और जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें चीज़ें पूर्ण रूप से डेवलप होती हैं। यानी कि क्या है ये डेवलपमेंट, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं वो सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और अगर प्रेजेंट होंगे भी तो वो इतने डेवलप नहीं होंगे कि अपना काम सेपरेटली और बहुत अच्छे से कर सकें। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसी जगह बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट होते हैं और अपना काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यही छोटा सा डिफरेंस था। एंड में आपको पूरी टेबल मिल जाएगी जिससे आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो
यहां पर देखो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं थी, है ना, ये क्या थी, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो डेवलप डेवलप नहीं थी, ठीक है। उसी जगह जो आपकी यूकैरियोटिक सेल थी, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो क्या थे, डेवलप थे, डेवलप थे, ठीक है, याद रखना है आपको। चलो, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें 70s टाइप के राइबोसोम पाए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं आपके। एक हो गया हरित लवक, फिर दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो हम पढ़ चुके हैं। ये जो हरित लवक है इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, आगे हम इसको कवर करेंगे, जो कि पार्ट होता है लवक या फिर प्लास्टिड का, ठीक है। तब हम जान लेंगे कि वहां पर भी आपके 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, कल मैंने एक चीज और कवर करवाया था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनल है, उसमें भी आपका 70s टाइप का ही राइबोसोम पाया जा रहा था। अब इसके दो उप इकाइयां होती हैं, यानी कि दो सब यूनिट होती हैं छोटी छोटी। कैसे भैया, एक होता है 50s और एक होता है 30s, ठीक है। चलिए, उसी जगह जब हम बात करेंगे 80s राइबोसोम का, तो 80s राइबोसोम आपके किस किस किन किन चीज़ों में पाए जाएंगे, आपका जीव द्रव्य, खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, उसके बाद केंद्रक, इन तीनों चीज़ों में आपके 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। इंग्लिश में नाम देख लेना भैया, एक है आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, तीसरा है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, है ना। यहाँ पर आपके इन तीनों चीजों में 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसके जो दो एग्जाम्पल हैं 70s राइबोसोम के, जो दो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। और ये तीन 80s राइबोसोम के तीन नाम ये भी आपको ध्यान रखना है, एक जीवद्रव्य यानी कि आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, इसकी भी दो उप इकाइयां होती हैं, यानी दो सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, 60s और 40s। अब भैया आप लोग इसको ऐसा मत कर देना कि सर ये 50 और 30 तो 80 हो गया, बट यहाँ टोटल 70 हो रहा है। वो साइज के हिसाब से और उनकी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है दोनों वैल्यू को, है ना। सेम यहाँ पर है कि 60 और 40 तो 100 हो गया, बट ऊपर तो 80s है, तो वो डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, कि इस 80s राइबोसोम को भी दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया साइज के हिसाब से, और ऐसे ही इस 70s राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड किया, 50s और 30s, ठीक है। चलो, अब ये जो राइबोसोम होता है इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि इसी राइबोसोम के द्वारा आपके प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। इसी के द्वारा आपका क्या होता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है ना। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण होता क्या है, तो देखो, जब भी आपका कोई भी चीज बनता है, जैसे कि अगर पेड़ पौधे, प्लांट जो हैं खुद का खाना बनाते हैं, तो किसी भी चीज को बनाने की प्रोसेस को, किसी भी चीज की बनाने की प्रोसेस को हम साइंस की भाषा में सिंथेसिस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यहीं पर प्रोटीन बनाने को हमने क्या कहा, प्रोटीन संश्लेषण। और उसी जगह जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे और किसकी हेल्प से वो बनाएंगे, सनलाइट की हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे, ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस। तो एंड में सिंथेसिस या फिर संश्लेषण वर्ड आ गया, क्योंकि वहां पर चीजें बन रही हैं, ठीक है। चलो, ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कौन सा है आपका तारक काय या फिर सेंट्रोसोम। अब इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, या फिर ये सेल ऑर्गेनल क्यों सेल में होना इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं, आइए। ये जो तारक काय या फिर सेंट्रोसोम है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, एक वेंडन नाम के साइंटिस्ट थे,
उन्होंने इसकी खोज करी थी और नामकरण किया था किसने, टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये जो आपका क्या है, सेंट्रोसोम या तारक काय है, इसको आप देखो कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है। ये जो ऑर्गेनल है इसकी यूज क्या है, क्यों होता है ये सेल के अंदर, तो आइए देखते हैं। अगर कोई भी आपका सेल है, ठीक है, अगर कोई भी आपका क्या है, सेल है, मैंने बताया था कि सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, आगे जानेंगे डिटेल में। अभी आप बस इतना देखो कि सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में एक सेल जो है, एक कोशिका जो है वो दो कोशिका के रूप में टूटती है, ठीक है। तो जब ये दो कोशिका के रूप में टूटेगी तो आप देखेंगे कि इनके टूटने में डायरेक्ट तो टूटेगी नहीं, है ना, डायरेक्ट तो ये टूटेगी नहीं, इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चीजें अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो ये ऐसे दो लंबे लंबे स्ट्रक्चर में पहले डिवाइड होता है और फिर एंड में जाके ये क्या बनता है, दो छोटी छोटी कोशिकाओं का या फिर दो संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मदर सेल से डॉटर सेल बनती है। तो ये जो डॉटर सेल जब बन रही है, ये जो डॉटर सेल आपकी बन रही है ना, ये डॉटर सेल जब बनेगी तो इनके सारे सेल ऑर्गेनल्स को, थोड़ी सी मेरी बात पर गौर करना, सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको लेफ्ट और राइट में यानी कि दोनों ओर खींचकर सेल को डिवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनल होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तारक काय या फिर सेंट्रोसोम कहते हैं। यही तारक काय या सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में सेल के सारे ऑर्गेनल्स को पकड़कर उनको 20 से तोड़ के दो भागों में डिवाइड कर देता है और फिर एंड में सेल भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ बातें लिखी हैं, जान लेते हैं कि इसमें दो सघन बिंदु होते हैं, ठीक है, दो सघन बिंदु होते हैं जो, अच्छा, वे तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहलाते हैं। अब ये सघन बिंदु होते क्या हैं, तो आपका जो सेंट्रोसोम है ना, ये सेंट्रोसोम के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये देखो ये लिखा है सघन बिंदु, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको हम तारक केंद्र या फिर सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है, बीच वाले पार्ट को। चलो उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किससे बना होता है, ये आपके ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन होता है, उससे बना होता है, ठीक है, ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन होता है, उससे बना होता है। अब आप देखो ये जो आपका तारक काय या फिर सेंट्रोसोम है, सेल को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, कैसे करेगा, इसके जो साइड का स्ट्रक्चर है, बीच वाले स्ट्रक्चर को तो हमने सेंट्रियोल कह दिया, सेंट्रियोल कह दिया, लेकिन ये जो बचा हुआ साइड का स्ट्रक्चर है जहां आपको ये लंबे लंबे छोटे छोटे प्रवर्ध देखने को मिल रहे होंगे, धागे के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे, ये जो धागे के जैसा स्ट्रक्चर है यही सेल के सारे ऑर्गेनल में जाकर ऐसे उनको पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है, जिसके बाद दो भाग में डिवाइड करने में वो सेल ऑर्गेनल को छोड़ता नहीं है। कौन, आपका सेंट्रोसोम, और फिर सेल को खींच के दो भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। चलो अब आप देखो इसका काम ध्यान रखना है, तो वही है जैसा कि मैंने बताया कि जब आपका कोशिका विभाजन होता है, मेनली कौन सा, एनिमल वाला, याद रखना है, एनिमल सेल का जब डिवीजन होता है ना, एनिमल सेल का जब डिवीजन होता है तो वहां पर आपका ये तारक का या फिर सेंट्रोसोम नामक स्ट्रक्चर बहुत मेन रोल अदा करता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका शुक्र जनन में शुक्राणु की पूंछ का भी निर्माण करता है ना, ये टेल का फॉर्मेशन करता है, टेल का फॉर्मेशन करता है कब, जब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का प्रोसेस होता है। अच्छा ये प्रोसेस होता क्या है, तो जब हम जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, तब आपको वहां पे पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि कुछ प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू सेल फॉर्मेशन होता है ना, यानी कि सेल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये जो वर्ड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमारा पिछला सेल ऑर्गेनल दो कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम अपना अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं जो क्या है आपका रिक्तिका या फिर रसधानी, जिसको हम हिंदी में रिक्तिका या रसधानी, इंग्लिश में वैक्यूल बोलते हैं,
ठीक है। अब ये होता क्या है भैया, देखो ये निर्जीव होती है यानी कि नॉन लिविंग होती है और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है ना। एनिमल सेल में होना कंपलसरी नहीं है, कई बार छोटी होती है कई बार नहीं होती है। ठीक है। अब आप देखो ये जो एनिमल से प्लांट सेल है ना, ये जो प्लांट सेल है ना, आप देखेंगे कि मोर देन 80% भाग कवर करता है आपका यही कौन, वैक्यूल या फिर रसधानी। अगर एक सेल है आपकी, उस सेल में अराउंड 80% भाग में तो केवल आपका वैक्यूल या रसधानी रहता है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा होता है ये साइज में। चलो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें जल तरह खनिज लवण भरा होता है। तो यहाँ से हमको केवल दो चीजें याद रखनी है कि भैया जो सेल है आपका, प्लांट सेल है, उसके आपके कोशिका द्रव्य में, है ना, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा, गोलाकार संरचना, यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका पाया जाएगा। इसके अंदर आपका वाटर होता है, जल होता है, उसके बाद मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, खनिज लवण कहते हैं जिनको। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब आप देखेंगे ये जो वैक्यूल या फिर रसधानी है ना, ये जो वैक्यूल या फिर रसधानी है, इसकी बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो ये देखो इसकी जो झिल्ली होती है ना, ये जो बाहरी लेयर होती है, उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कार्य क्या करता है, आपका जो वैक्यूल है क्या जरूरत है उसकी, तो देखो जब भी कोई सेल है ना, सेल को स्फीति यानी तीक्ष्णता तथा कठोरता प्रदान करती है और जल और खनिज लवण का संतुलन बनाए रखती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आपका क्या भरा हुआ है, पानी और खनिज लवण, वाटर और मिनरल्स इसके अंदर भरे हैं। तो पूरे सेल में अगर कहीं वाटर और मिनरल्स की कैपेसिटी कम हो गई या फिर उसको चाहिए होगा जल या फिर खनिज लवण, तो कहाँ से मिलेगा, इसी वैक्यूल के थ्रू मिलेगा। ठीक है, वही नीचे लिखा है। इसके बाद क्योंकि ये 80% एरिया कवर करता है, तो आप जब एक बलून में पानी भर के उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर को एडजस्ट कर रहा है और फट नहीं रहा है, एज कंपेयर टू अगर उसके एक बलून है जिसको फुलाए और उसके अंदर पानी नहीं है ना। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो पानी भरा वाला बलून है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिजिड देखने को मिलेगा, हार्ड देखने को मिलेगा। वही बताया गया है कि भैया ये क्या करता है, स्फीति या तीक्ष्णता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका वैक्यूल। अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे एक छोटा सा आपका स्ट्रक्चर होता है कोई भी सेल में, कोई भी सेल जो आपकी है ना, उस सेल में साइड में ऐसे छोटे छोटे बालों के जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, है ना, इन स्ट्रक्चर को हम, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम सीलिया तथा फ्लैजिला कहते हैं, है ना। हिंदी में इनको कहते हैं क्या, आपका पक्षमाभि और कशाभिका। ठीक है, ये आपका अलग सेल ऑर्गेनल है, क्या, पक्षमाभि और कशाभिका है, इंग्लिश में सीलिया और फ्लैजिला। अब ये जो सीलिया और फ्लैजिला है, यहाँ पर छोटा सा मैं बना देता हूँ, ये आपका सेल है, सेल के बाहर ये ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम सीलिया और फ्लैजिला नाम देते हैं, है ना, पक्षमाभि और कशाभिका नाम देते हैं। जिनमें से आप देखेंगे कि कहाँ पर पाया जाएगा ये, अगर कोई प्लांट सेल है जैसे कि शैवाल हो गया, है ना, कवक हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, है ना, फर्न हो गया, उसके बाद कुछ एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेलुलर एनिमल, ठीक है, उनमें अगर कोई गति करना रहता है तो एक या एक से अधिक तंतुमय संरचनाएं पाई जाती हैं। गौर से देखो इधर भाई, बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, आपको रेशे दिख रहे होंगे, तंतु दिख रहे होंगे, फाइबर्स, वही क्या कहलाते हैं आपके, वही सीलिया और फ्लैजिला कहलाते हैं। और जो सिंगल सेलुलर एनिमल होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, उनमें गति करने में सहायक होते हैं यही सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है। कैसे बना होता है, लिखा है कोमल तंतुमय संरचनाओं का बना होता है। ठीक है, उनको पक्षमाभिका या फिर कशाभिका कहते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद ये पक्षमाभिका और कशाभिका आधार काय यानी कि बेसल बॉडी से निर्मित होती हैं। आधार काय या बेसल बॉडी क्या होता है? ये सेल के अंदर वाला मेन स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? आधार काय या फिर बेसल बॉडी कहते हैं, है ना। आपको याद रखने में आसानी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने अपने 3 सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने कवर किया अपना राइबोसोम। क्या था भैया? प्रोटीन फैक्ट्री था। दूसरे नंबर पे हमने जो कवर किया वो था, दूसरे नंबर पे जो हमने कवर किया आपका वो स्ट्रक्चर था किस चीज का? राइबोसोम का। अच्छा, सेंट्रोसोम का। ये जो राइबोसोम और सेंट्रोसोम है, ठीक है, इनके बारे में हमने कुछ बातें जान ली। फिर हमारा जो तीसरे नंबर का स्ट्रक्चर था जिसे हमने क्या कहा? जिसे हमने कहा आपका रिक्तिका रसधानी या फिर वैक्यूल, है ना। 3 स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ऑर्गेनल आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल हमने 4 कर चुके थे। अब आप देखेंगे एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसका क्या नाम होता है? लवक या फिर प्लास्टिड। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है और ये केवल कहाँ पर पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो अभी तक हमने 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाएंगे। पहला है आपका क्या? पहला है आपका जो हमने अभी कवर किया, रिक्तिका या फिर रसधानी, इंग्लिश में उसको वैक्यूल कहते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है, दूसरा जो सेल ऑर्गेनल है वो है आपका लवक या फिर प्लास्टिड, है ना। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। चलो अब देखो इसके बारे में कुछ बातें जान लो कि भैया खोजा किसने था, उसके बाद, है ना, कैसा दिखा था? तस्तरीनुमा आकृति था, डिस्क शेप का था, साइड में बना हुआ है ना। उसके बाद एक आपके सिम्पर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया, लवक की खोज को आगे बढ़ाया और बताया कि जो आपके लवक है, प्लास्टिड है, उसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है ना। चलो अब इस लवक या प्लास्टिड का क्या काम होता है? इस लवक या प्लास्टिड का क्या काम होता है? तो आप देखेंगे कि ये जो लवक या प्लास्टिड है, स्टार्टिंग में इसका काम तो बहुत सारा था, हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर जो आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? सिम्पर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि लवक को 3 भागों में डिवाइड किया और हर एक का काम या हर एक की संरचना को सेपरेटली बता दिया, जिसके कारण हमें पता चला कि लवक 3 भागों में डिवाइड होता है और हर एक भाग का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो जानते हैं। सबसे पहला है आपका अवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका वर्णी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, कंफ्यूज नहीं होना। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। तीसरे नंबर पे आता है आपका हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट हो गया आपका वर्णी लवक, ठीक है। और फर्स्ट में आ गया आपका क्या? अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। अब इसको 3 भागों में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? तो जो अवर्णी लवक होते हैं एक एक करके जानते हैं तीनों को। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो आप देखोगे जितने भी खाने की चीजें होती हैं, है ना, प्लांट के अंदर जितने भी खाने की चीजें होती हैं या फिर आपके फूड मटेरियल्स होते हैं, वो सारे फूड मटेरियल या खाने की चीजें स्टोर की जाती हैं कहीं ना कहीं। और वो स्टोरेज का मेन काम कौन करता है? यही आपका अवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट करता है। समझ आया? चलो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि ये पौधों के रंगहीन भागों में होता है, ठीक है, यानी कि कलरलेस पार्ट में पाया जाता है प्लांट्स के, ठीक है। और ये प्रकाश से दूर रहते हैं, ठीक है, प्रकाश से दूर रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। अब आप देखो एग्जाम्पल के रूप में नीचे लिखा हुआ है कि भैया आपकी जो जड़ होता है यानी कि रूट होती है और आपका भूमिगत तना, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ये दोनों
ये दोनों ज़्यादातर जगह पर आपको कलरलेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, कलरलेस देखने को मिलेंगे, उनमें कलर नहीं होगा। और उसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे कि वो ज़्यादातर प्रकाश से दूर रहते हैं, है ना, सनलाइट से दूर रहते हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी लवक है, कैसा होता है, पौधों के रंगहीन भागों में पाया जाता है। तो देखो जड़ का एग्जाम्पल है, अगर हम आलू का स्ट्रक्चर पकड़ के चलते हैं तो आलू क्या है, असल में एक जड़ है, असल में क्या है, जड़ है, और ये भूमि के अंदर रहता है, ठीक है, भूमिगत तना भी कह सकते हैं इसको हम। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ छोटे छोटे भाग हैं, ये भी भूमिगत तने के पार्ट होते हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ये भी कलरलेस होते हैं। तो जड़ में यानी कि रूट में, और भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम में, इन दोनों में आप देखोगे कि आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, कलर नहीं देखने का मिलेगा, जिसके कारण उन्हें अवर्णी लवक कहा जाता है। और ये खाद्य पदार्थों यानी कि फूड का स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। चलिए, अब जो आपके कलर नहीं पाए जा रहे हैं, है ना, इस ल्यूकोप्लास्ट में, उसके पीछे का कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है, किसी भी चीज़ में अगर कलर पाया जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि उसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्णक या फिर पिगमेंट है, तो वो किस में नहीं पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि भैया वर्णक है नहीं, यानी कि आपका वर्णक है नहीं, तो आप समझेंगे कि कलर नहीं होगा। अगर वर्णक नहीं है, पिगमेंट नहीं है जो कि चीज़ों को कलर प्रोवाइड करता है, नहीं है, तो क्या होगा कि आपका उस चीज़ में कलर नहीं होंगे। तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक जो है उसमें आप देखेंगे कि कलर नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। चलो, यही लिखा है भैया कि वर्णक नहीं पाए जाते हैं इसमें, यानी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। चलो, उसके बाद ये अनियमित आकृति के होते हैं और सबसे बड़े होते हैं और भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन के संग्रह में भी मेनली स्टार्च। चलो, सबसे बड़े होते हैं। अब ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि जब हम लवक या प्लास्टेड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें जो ल्यूकोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोले, अवर्णी लवक भी कहते हैं, वो साइज में सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो, अब जो भोजन संग्रह होता है, जो भोजन संग्रह होता है, उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा आपका क्या, अच्छा यहाँ पर तो लिखा है कि अनियमित आकृति यानी कि इर्रेगुलर शेप का होता है। उसके बाद लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े होते हैं और फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं, है ना। स्टार्च को थोड़ी देर के लिए मैं कट करता हूँ, आप यहाँ से समझो। अब फूड स्टोरेज के हिसाब से हम जो लवक हैं उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला आएगा आपका क्या, अमाइलोप्लास्ट। फूड स्टोरेज के हिसाब से अमाइलोप्लास्ट में क्या है, स्टार्च का संग्रह होता है ना, किसका, स्टोरेज करते हैं स्टार्च का। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करता है, वसा या फिर आपका जो फैट है उसके स्टोरेज का काम करता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका, बहुत फेमिलियर नेम है, प्रोटीनोप्लास्ट, है ना। क्या नाम है, प्रोटीनोप्लास्ट। ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है, आप देखेंगे कि इसमें प्रोटीन का संग्रह होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोटीनोप्लास्ट है, ठीक है। चलो, तो आपको ल्यूकोप्लास्ट समझ में आया। और फिर फूड स्टोरेज के हिसाब से हमने उसको 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा, पहला था आपको अमाइलोप्लास्ट, फिर था आपके एलायोप्लास्ट, और लास्ट में आपका था प्रोटीनोप्लास्ट, है ना। ये कुछ नोट है, ध्यान रखना है। ऊपर भी बता दिया हूँ कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है, आपका ल्यूकोप्लास्ट, है ना। और ल्यूकोप्लास्ट में भी सबसे बड़ा अमाइलोप्लास्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट में भी सबसे बड़ा आपका क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट, जिसमें स्टार्च का संग्रह होता है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर जो आता है आपका, आप देखेंगे
थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लवक या प्लास्टिड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग था आपका क्या, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। इसको हमने डिवाइड किया और पढ़ लिया स्टोरेज के हिसाब से, इसमें कलर नहीं पाया जाता है। फिर हम जाते हैं सेकेंड नंबर पे, जो है आपका क्या, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये जो क्रोमोप्लास्ट या फिर वर्णी लवक है, तो यहाँ पर देखो नाम से ही स्पष्ट है, अवर्णी लवक यानी जिसमें वर्णक नहीं पाए जाएंगे, पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे, तो कैसा होगा, कलरलेस। उसके अलावा ये वर्णी लवक यानी कि इसमें कलर पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कलर पाए जाएंगे, इसलिए इसको हमने वर्णी लवक बोला। तो इसमें क्या है, क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश। चलो इसके बारे में जानते हैं, आ जाइए। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट सबसे पहले कहाँ होता है, कोई भी प्लांट है आपका, उसका जो रंगीन भाग है ना, कोई भी प्लांट का आपका क्या है, रंगीन भाग है। ठीक है, वहां पर पाया जाएगा। एग्जाम्पल लिखा है भैया, फूल होते हैं जो, उसके बाद फल की जो भित्ति होती है उनमें पाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपका ये कोई फूल है, ठीक है, इसका कलर येलो है, क्यों है, क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट, जो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका ये कोई फल है, ये आम है, ठीक, ये भी आपका आम है, इसमें अगर कोई कलर आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये वर्णक या फिर लवक पाया जाएगा। अच्छा, ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, तो ये अलग अलग चीजों में अलग अलग रंग क्यों दे रहा है। डाउट आया होगा कि सर क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग अलग चीजों में अलग अलग रंग क्यों दे रहा है। क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट होता है ना, उसमें आप देखोगे कि पिगमेंट यानी कि वर्णक प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वर्णक या पिगमेंट है ना, अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इन वर्णक या पिगमेंट को हम जानेंगे थोड़ा आगे। ठीक है, अभी आप टाइप देखिए। अच्छा, एक चीज और कि ये कैसे होते हैं, ये भी भैया अनियमित आकृति के होते हैं और मध्यम आकार के होते हैं। ठीक है, ये भी जो आपके मतलब क्रोमोप्लास्ट जो है कैसे होते हैं, अनियमित आकृति यानी कि इर्रेगुलर शेप के होते हैं और मीडियम होते हैं साइज में। तो आपको पता चला सबसे बड़ा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका, ये क्रोमोप्लास्ट, और कैसा है, मीडियम साइज का है, और इसका भी शेप अनियमित यानी कि इर्रेगुलर है। और जो पहले हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, उसका भी शेप कैसा था, इर्रेगुलर था, यानी अनियमित साइज का था। ठीक है, चलो अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये आपके परागण में सहायक होते हैं, यानी कि पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। अब ये परागण या पॉलिनेशन क्या है, तो जब हम आपके बॉटनी स्टार्ट करेंगे, है ना, बॉटनी में आप देखोगे जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि 2 टाइप से होता है, स्वपरागण और परपरागण। यानी कि कोई भी जो प्लांट है ना, उससे कोई भी जो आपका प्लांट है, कोई भी जो आपका फूल है, उसके बीच से आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर छोटे छोटे कुछ पार्ट होते हैं और यहाँ एंड में भी एक छोटा सा पार्ट होता है। इसको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बोलते हैं। नाम हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब बॉटनी पढ़ेंगे तो इस चीज को कवर करेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि जब आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, वो प्लांट ग्रो करता है और फल यानी कि आपका फल बनाता है। चलो, तो वो जो फल बना है ना, वो बना कैसे, ऐसे ही प्लांट के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के कॉम्बिनेशन से बना। ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो आपस में कुछ क्रिया करते हैं, ना, कुछ वर्क करते हैं, जिसके बाद ये फॉर्मेशन होता है। तो जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, आ जाइए। यहाँ पर ये जो काम हुआ, जिसको मैंने बोला कि उसके बाद फॉर्मेशन हुआ फल का या फिर अच्छे फूल का, ठीक है, तो उसमें उसी काम को, उसी वर्क को हमने क्या नाम दिया, परागण या फिर पॉलिनाइजेशन नाम दिया। ठीक है, इस वर्ड को, इस टर्म को हम अच्छे से क्लियर करेंगे जब क्या पढ़ेंगे, बॉटनी का प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आप देखो, अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे नंबर के लवक या फिर प्लास्टेड का। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले हमने कवर कर लिया ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें कोई भी पिगमेंट या वर्णक नहीं होता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका क्या? सेकंड नंबर पे आपका आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है क्या? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमें, है ना, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। चलो तो पढ़ते हैं। आ जाओ। देखो, सबसे पहले ये जो हरित लवक है पाया कहाँ जाता है? कोई भी प्लांट है, अगर उसके आप लीफ या पत्ती को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ग्रीन मिलेगी आपको ज़्यादातर। उसके ग्रीन होने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होगा? हरित लवक या फिर आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, है ना। और ये जो हरित लवक है ये ग्रीन कलर क्यों दे रहा है? क्योंकि भैया जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट या फिर वर्णक पाए जाएंगे। पिगमेंट या वर्णक क्या होते हैं? थोड़ी देर पहले बताया हूं मैंने, जो चीजों को कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये देखो, पौधों के जितने भी हरे भाग होते हैं, ठीक है, ग्रीन पार्ट होते हैं, उनमें पाया जाता है। इसके बाद इसमें वर्णक पाया जाएगा, कैसा? हरे कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा, बता दिया मैंने। अब कुछ एग्जाम्पल हैं पिगमेंट के, कुछ एग्जाम्पल हैं पिगमेंट के, जैसे कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ग्रीन पिगमेंट या फिर हरे वर्णक के। ठीक है, चलो। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है देखने में कैसा होता है? देखो, अनियमित आकृति यानी कि नियमित आकृति यानी कि रेगुलर शेप का होता है। तो यहां से आपको एक बात पकड़ के चलनी है, क्या? कि इसके पहले मैंने जो दोनों प्लास्टेड या फिर लवक कवर करे, एक था आपका ल्यूकोप्लास्ट और एक था आपका क्या? क्रोमोप्लास्ट। इन दोनों में आपको जो साइज देखने को मिल रहा था कैसा था? इर्रेगुलर था, अनियमित आकृति थी। लेकिन जो आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है उसमें आपको आकृति कैसी देखने की मिलेगी? नियमित या फिर रेगुलर शेप। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि वो दोनों तो हो गए सेम सेम, ये हो गया अलग, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस का काम होता है। बचपन में हालांकि आपने पढ़े होंगे कि जो क्लोरोफिल होता है वही आपका प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस करता है। अभी हम उस चीज़ को डिटेल में जानेंगे, ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तब हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, ऐसे कोशिकांग रूपी जो प्रकाश रूपी गतिज ऊर्जा को भोजन रूपी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में बदल देते हैं, उन्हें ही हरित लवक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा है आपकी किसकी भैया? हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट की। क्या लिखा है इसमें? कि ऐसे कोशिकांग या फिर ऐसे सेल ऑर्गेनल जो क्या करें? प्रकाश रूपी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी, जिसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने प्रकाश, उसको भोजन रूपी यानी कि फूड के टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसके रूप में कन्वर्ट कर दें और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा कहीं पर स्टोर हो जाए, है ना, कहीं पर स्टोर हो जाए और बाद में उसका यूज किया जाए। तो वो जो फूड फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? इसी हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण हो रहा है और उसे यहाँ पर परिभाषा के थ्रू ही बताया गया है। ठीक है, ये आपको लिखना है कि भैया कोशिकांग है कौन? आपका हरित लवक, जो क्या करेगा? प्रकाश रूपी गतिज ऊर्जा को भोजन रूपी स्थितिज ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, चलो। अब आप देखो, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ये, ठीक है, और यह सबसे छोटा प्लास्टेड होता है।
है ना। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर सबसे बड़ा कोशिकांग है लेकिन सबसे छोटा प्लास्टिड क्यों है। तो जब हम प्लास्टिड की बात करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये अगर आपका कोई सेल है, ठीक है, सेल के अंदर अराउंड 80% भाग जो है, मैंने बताया 80% भाग जो है वो आपका कवर करता है क्या, प्लास्टिड। उस 80% भाग में जो प्लास्टिड है, लवक है, उसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इसका जो क्लोरोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि हरित लवक वाला स्ट्रक्चर है, वो सबसे बड़ा होगा सारे प्लास्टिड या फिर लवक में, सॉरी, सबसे छोटा होगा सारे प्लास्टिड या फिर लवक में, लेकिन सबसे बड़ा होगा किसमें, सबसे बड़ा होगा पूरी कोशिकाओं के स्ट्रक्चर में। ये यहाँ पर बताया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया प्लास्टिड जो है सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास के जो कोशिकांग है या फिर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे होंगे साइज में, वो साइज में इस प्लास्टिड से भी छोटे होंगे, ठीक है, इस प्लास्टिड से भी बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद कुछ बातें ध्यान रखनी है कि भैया ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, कौन, वही एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी यानी कि खोज करी थी इस प्लास्टिड की। उसके बाद एक एरेरा नाम के साइंटिस्ट थे, एरेरा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। और ये दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाला होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाली होती है। हर एक झिल्ली का जो साइज है कितना होता है, 60 एमस्ट्रॉन्ग मोटा होता है। ए का मतलब मैंने बता दिया था, इसको AMU एमस्ट्रॉन्ग या फिर ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, देखो ये पहली लेयर आपकी और ये दूसरी लेयर आपकी, ठीक है, तो 2 लेयर तो पाई जाएगी। उसके बाद बनी होती है किस चीज से, प्रोटीन और आपका वसा, इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला आपका क्या, प्रोटीन, और दूसरा आपका क्या, वसा। इसके बाद दोनों झिल्लियों के मध्य में एक स्थान होता है, आप देखो, जिस दोनों झिल्ली जो है उनके बीच में एक स्थान होता है, जगह होती है, उसे हम क्या नाम देंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेयर है, पहली झिल्ली है, और ये जो दूसरी झिल्ली है, उनके बीच में ऐसा स्थान होता है, खाली गैप होता है छोटा सा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस नाम दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है, क्या नाम दिया जाता है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस नाम दिया जाता है। चलो, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जानते हैं हम कि भैया स्ट्रोमा क्या होता है। चलो, इसके अंदर आप देखोगे कि कोई भी अगर आपका क्लोरोप्लास्ट है, कोई भी आपका क्लोरोप्लास्ट है, कोई भी आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने लिक्विड भरा देखा होगा, है ना। ये देखो गौर से, दिख नहीं रहा है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब आर पार धुंधला दिखता है जिसमें, है ना। अब आप देखो इसके अंदर ये लिक्विड भरा दिख रहा होगा पूरे में आपको। इस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं, इसके अंदर भरे हुए द्रव्य को या लिक्विड को हम स्ट्रोमा नाम देते हैं। यही लिखा है कि इसके अंदर जो आपका लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को हम क्या नाम देंगे,
वाला स्ट्रक्चर, इसको हम डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं डीएनए का, ठीक है। और आपका आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए एकल रज्जु की, सिंगल सेल वाला, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। आरएनए पाया जाता है आपका, ठीक है, जो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड यानी एकल रज्जु की होता है। मैंने पहले बता चुका हूँ, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से होता है वो देखने में। चलो, तो तीन चीजें आपकी पाई जाएंगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, अंदर भरा हुआ लिक्विड है, वहां पर आपकी तीन चीजों से मिलकर वो स्ट्रोमा बनाई जाती है। कौन कौन सी तीन चीजें, पहला है आपका राइबोसोम 70S टाइप का, दूसरा है आपका डीएनए जो कि द्विरज्जु की यानी कि वृत्ताकार होगा, और तीसरा है आपका सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि आरएनए। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये जो हरित लवक है ना, जो हम बात कर रहे थे हरित लवक की, इसकी हमने मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली तो कवर कर ली, ऊपर वाला भाग। अंदर जो लिक्विड था उसको हमने स्ट्रोमा नाम दे दिया, लेकिन अभी भी आप देखो, अभी भी आपको अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो कवर करने बचे हुए हैं। दिखे ये छोटे छोटे ड्रम के साइज के, इन स्ट्रक्चर्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो, ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को ग्रेनम नाम देते हैं। ये होता कैसा है, अगर आपका कोई स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या था, वही आपके अंदर वाला लिक्विड जो था, ठीक है, अंदर वाला जो लिक्विड था, उसके अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे। इन डिटेल देखो तो ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना। वही अनेक सिक्कों के आकार की ढेरनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं संरचनाओं को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेनम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ग्रेनम नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेनम है ना, ये जो ग्रेनम है, सिक्कों की टोटल संरचनाएं ये जो देखने की मिल रही हैं, ढेर देखने का मिल रहा है, इनमें से अगर हम एक स्ट्रक्चर को निकाल लें, छोटे से एक स्ट्रक्चर को निकाल लें, अब आप समझ लो जैसे ये एक बहुत बड़ा सा क्या है, ग्रेनम है ना, इनमें से ये क्या है, बहुत सारे सिक्के नुमा आकृति से मिलकर बना है, बहुत सारे सिक्कों के लिए वो दिख रही है। इनमें से जब हम एक पार्ट को निकाल लें, इस लाइन के बीच में दिख रहा होगा, इनमें से जब हम एक पार्ट को निकाल लें तो उस एक पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम ग्रेना नाम देते हैं, ठीक है। चलो समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका ग्रेनम होता है, ठीक है, ग्रेनम यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आपका ग्रेनम होता है, ये ग्रेनम फर्स्ट और ग्रेनम सेकंड दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। और वो जुड़े होते हैं कैसे, वो दोनों जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा लेमिना नाम की एक स्ट्रक्चर होता है, पिठिका पालिका होती है, ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं, यही बताया गया। देखो यहाँ पर लिखा है एरो करके साइड में, है ना। चलो इसके बाद देखो, ये जो आपकी ग्रेना है इसको हम थाइलोकॉइड भी कहते हैं। अब ये ग्रेना क्या था, कनेक्ट करो, मैंने बताया कि जब एक सिक्के को हम निकालते हैं, है ना, यानी ये जो पूरी सिक्के नुमा आकृति है, ठीक है, उसमें से जब हम एक सिक्कों को निकालते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और उसी ग्रेना का एक और नाम है जिसे हम थाइलोकॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो थाइलोकॉइड है ये अनेक छोटे छोटे इकाइयों का बना होता है, ठीक है। ये जो आपके क्या है, ग्रेना या फिर थाइलोकॉइड है, ये भी छोटे छोटे किसी न किसी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा। तो उस छोटे से स्ट्रक्चर को जिनसे मिलकर आपका एक सिक्के का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा समझिए, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम क्वांटासोम नाम देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से तीन वर्ड क्लियर रखने हैं, कौन कौन से, अगर पूरे सिक्के का ढेर है तो उसको हमने कहा ग्रेनम, अगर एक सिक्का है तो उसको हमने कहा ग्रेना, लेकिन अगर इस एक सिक्के का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या चीजें मिलकर बना है, तो उसे हमने नाम दिए क्वांटासोम, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम होता है वो पर्णहरित, अब ये पर्णहरित क्या है भाई, है ना, सबको जानना होगा ये पर्णहरित क्या होता है। तो इसे ही हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है, पर्णहरित को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। अब आप देखो, इसी क्वांटासोम में आपके
पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल और सहायक वर्णक यानी कि आपके एसेसरी पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स जरूरी हैं, है ना, वो पाए जाते हैं। तो आपके क्वांटासोम जिनसे मिलकर आपका ग्रेना बना और ग्रेना से मिलकर ग्रेनम बना, तो उस क्वांटासोम में दो चीजें पाई जाएंगी। कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहला आपका पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है, और फिर दूसरा आपका सहायक वर्णक या फिर एसेसरी पिगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ये क्लोरोफिल होता है आपका, ठीक है, इस क्लोरोफिल में आप देखोगे मैग्नीशियम मेटल भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु या फिर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, ठीक है। चलो, अब आप देखेंगे कि ये परावैंगनी किरणें जो होती हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट रे होती हैं। अब ये परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रे क्या है? तो जब हम फिजिक्स कवर करेंगे, है ना, या फिर ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि सन से जो लाइट आती है उसके साथ साथ उससे रेडिएशन भी आता है, ठीक है। तो जब वो रेडिएशन आता है तो डायरेक्ट हमारी बॉडी में पड़ने पर बहुत सारे नुकसान होते हैं, और वो जो प्रकाश आता है वो प्रकाश अल्ट्रावायलेट रे के रूप में आता है, यानी कि आपका परावैंगनी किरणों के रूप में आता है। ये परावैंगनी किरणें डायरेक्ट शरीर पर पड़ें तो आपको स्किन कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसी को बचाने के लिए ओजोन परत होती है। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक दूसरा है। वैसे चलिए देखो, ये जो परावैंगनी किरणें होती हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, है ना, उनसे उनसे बचने के लिए, अब भाई जैसी हमारी बॉडी है, आप देखोगे हमारी बॉडी जो है अल्ट्रावायलेट रे यानी कि परावैंगनी किरणों से बचने के लिए एक मेलेनिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करती है। अब वो मेलेनिन नाम का सब्सटेंस इन एक्चुअली एक पिगमेंट ही होता है, वर्णक ही होता है, जो आपकी बॉडी का कलर चेंज करता है। ये वर्णक जिन बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है तो उनका स्किन टोन या फिर स्किन कलर डार्क होता है, और उसी जगह जिन लोगों में ये वर्णक या पिगमेंट कम पाया जाता है तो उनका स्किन टोन वाइट या फिर गोरा होता है। आप एग्जाम्पल देखिए कि जो अफ्रीका है, ज़्यादातर खुला खुला एरिया है, तो वहाँ के लोगों को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, और फिर एक ये भी है कि वो इक्वेटर के पास रहते हैं, है ना, इक्वेटर के पास वाला एरिया है, तो वहाँ पे सनलाइट ज़्यादातर डायरेक्ट पड़ती है। तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी तो उनको अल्ट्रावायलेट रे से कैंसर होने का खतरा, परावैंगनी किरणों से कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो होगा क्या कि उनकी बॉडी जो है वो मेलेनिन नाम का पिगमेंट या वर्णक ज़्यादा रिलीज करेगी, जिनसे उनका स्किन टोन क्या होगा? डार्क हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ऐसे ही आप देखोगे जो आपका प्लांट होता है, प्लांट भी अल्ट्रावायलेट रे से या परावैंगनी किरणों से बचने के लिए, है ना, परत के रूप में जम जाता है, ठीक है, परत के रूप में जम जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो आपका हरित लवक है, ये अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। अब ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या है? इसके पहले ये वर्ड हम एक बार और कहीं पर कवर कर चुके हैं। ऐसे अंग जो अपना काम स्वयं कर सकें और अपना काम करने के लिए उनको दूसरे की ज़रूरत बहुत कम पड़े, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस अंग बोलते हैं, जिनमें खुद का डीएनए हो, खुद का आरएनए हो और दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो, आप देखो हरित लवक जो है उसके अंदर राइबोसोम होता है खुद का, है ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी था। उसके बाद डीएनए होता है खुद का, जो कि राइबोसोम में भी था। आरएनए होता है खुद का, है ना। ये तीनों स्ट्रक्चर जिसमें पाए गए उन्हें हम क्या कह देते हैं? सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। और ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी जो है मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? मेनली आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी, इसके पहले कवर करवा चुका हूँ, ठीक है, सूत्रकणिका। और हरित लवक में देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी राइबोसोम, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब इन तीनों चीज़ों के पाए जाने के कारण ये अपना काम
ये तीनों चीजें पाए जाने के कारण ये अपना प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, यानी खुद का काम खुद ही कर लेते हैं, खुद भोजन बना लेंगे, खा भी लेंगे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है। नीचे लिखा है कि भैया 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आपका राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, कहाँ पर, आपके क्लोरोप्लास्ट में यानी कि हरित लवक में, जिसके कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस का या फिर प्रोटीन सिंथेसाइजेस का काम अपने आप से कर लेते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो हरित लवक आपका होता है, क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है, इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल एंड में मैं कवर करवाऊंगा डिफरेंस दोनों के बीच में, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या होता है कि जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल में रखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि इसी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण आपके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्वांटासोम ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब आप पीछे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, उसको हमने जब छोटे 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 रूप में डिवाइड करते चले गए तो सबसे बड़ा ग्रेनम, उससे छोटा ग्रेना, उससे छोटा क्वांटासोम। तो ये जो क्वांटासोम था आपका, है ना, ये जो क्वांटासोम था आपका, इसलिए उसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की इकाई बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद छोटा भाग करना पॉसिबल नहीं है। क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, मैंने बताया था कि अलग अलग पिगमेंट या वर्णक होते हैं जिनके कारण अलग अलग रंग पाया जाता है, अलग अलग कलर पाया जाता है अलग अलग चीज़ों में। तो कुछ हम ऐसे फल या फ्रूट हैं, है ना, कुछ ऐसे फल फूल हैं, फ्लावर और फ्रूट हैं, जिनको हम कवर करेंगे और जानेंगे कि क्यों उनका कलर ऐसा होता है, उसके पीछे किस पिगमेंट का हाथ है या फिर कौन सा पिगमेंट रीजन है उस फ्रूट या फल को वो कलर देने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें कवर करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो सबसे पहले आता है आपका पत्ती या लीफ, उसका हरा रंग होता है, क्यों, क्योंकि पर्णहरिम है, क्लोरोफिल है। ठीक है, उसके बाद चुकंदर या फिर बीटरूट होता है जिसका रेड रंग होता है, क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका हल्दी है उसका पीला रंग क्यों होता है, कुरकुमिन के कारण, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आपका बैंगन होता है उसका बैंगनी रंग क्यों होता है, क्योंकि एंथ्रोसाइनिन नाम का पर्ण एंथ्रोसाइनिन नाम का वर्णक या फिर पिगमेंट पाया जाता है वहां पर। फिर आपका फूल का रंग रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एरिथ्रोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है ना। चलो, और सेव जो है आपका, एप्पल जो होता है उसका मेहरून रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। क्या, एंथोसाइनिन, कंफ्यूज नहीं होना है। फूल का रेड रंग जो होता है वो एरिथ्रोसाइनिन के कारण होता है, और एप्पल का मेहरून रंग जो होता है वो होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, अलग अलग हैं दोनों। चलो, इसके बाद जो आपका गाजर होता है, कैरेट होता है, उसका पीला या नारंगी रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, बीटा कैरोटीन नाम का वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, चलिए, क्या इतने ही थे, नहीं भैया, इसकी एक स्लाइड और है, चलो देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे आपका टमाटर हो गया, है ना, टोमेटो हो गया, उसका रेड रंग या लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें लाइकोपीन होता है। फिर मिर्च का या चिली का रेड रंग क्यों होता है, कैप्सेथीन के कारण। ठीक है, फिर आपका आम का येलो रंग क्यों होता है, जेंथोफिल के कारण। ठीक है, जेंथोफिल के कारण। और गाजर का लाल रंग क्यों होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। अब आप गौर से देखो, यहाँ से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि मैंने पहले बताया गाजर का पीला या नारंगी रंग, पीला या नारंगी रंग किसके कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। लेकिन जब उसी गाजर का रंग लाल हो जाएगा तो वो किसके कारण, एरिथोसाइनिन के
एरिथ्रोसिन के कारण। चलो, एरिथ्रोसाइनिन या एरिथ्रोसिन दोनों भी बोलते हैं, वो लिखा हुआ है वहां पर। अभी आप देखो, जैसे कोई फूल था, उसका रंग अगर रेड है तो क्यों है? क्योंकि उसमें एरिथ्रोसाइनिन है। सेम, अगर आपका गाजर है, कैरेट है, उसका भी रेड रंग है तो क्यों है? क्योंकि उसमें एरिथ्रोसाइनिन है। समझ आया? चलो, अगर आपका पपीता है जिसका, वाह, हम्म, आ, आप ऐसे समझो, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी आप देखो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था। अगर आपका पपीता है ना, पपाया है, उसका येलो रंग है तो वो किसके कारण होगा? कैरीकॉक्सिथिन के कारण होगा। क्यों होगा? कैरीकॉक्सिथिन के कारण होगा। ये वाला गलत लिखा है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। चलो, पपीता या फिर पपाया जो है उसका क्यों होगा? क्योंकि कैरीकॉक्सिथिन होगा। उसके बाद आपका फलसा जो होता है उसका नीला या बैंगनी रंग, नीला या बैंगनी रंग क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं, है ना? आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने कवर करा अपना क्या? राइबोसोम, ठीक है, जो क्या था? 70S और 80S राइबोसोम। इसको दो भागों में डिवाइड किए। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन निर्माण करता है, और इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। चलो,